फिट उदयपुर में हमारी मेहमान है सर्जन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि जो सर्जरी आप करती हैं ख़ास तौर पर और कोविड-19 के बाद से कौन कौन से केसेस सर्जरी के आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? Basically, sir, first of all, thank you so much for inviting me in Radio City, Udaipur. And basically, COVID area is a very difficult time for us. COVID time is. तो इस टाइम में बेसिकली हमने जो सर्जरीज़, जो रूटीन इलेक्टिव सर्जरीज़ थी सर, वो तो सारी हमारी सब बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। इस टाइम में हमने बेसिकली जो किया है वो इमरजेंसी सर्जरीज़ की। तो इमरजेंसी सर्जरीज़ में लाइक हमारे जो हम डील करते हैं वो है कि एब्डोमिनल सर्जरीज़ होती हैं इमरजेंसीज़, जैसे कि पेट में छेद हो जाना। और पेट में छेद हो जाने का कई कारण होते हैं। जैसे एक तो उसका कारण है कि कई लोग बिना एडवाइस के, डॉक्टर की बिना एडवाइस के बहुत सारी एनाल्जेसिक्स ड्रग्स, मतलब दर्द पेन किलर्स खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी पेट में छेद हो जाता है। डॉक्टर शर्मा, थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो अनप्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स लेते हैं, ख़ासतौर पर पेन किलर्स, या उससे पेट में छेद भी हो जाते हैं। ये क्यों और कैसे होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं? एक्चुअली उसमें क्या है, वो लॉन्ग टर्म में जो लोग विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर ये एनाल्जेसिक्स ड्रग्स, जो पेन किलर्स जिनको हम कहते हैं, वो खाते हैं, उनसे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्सर डेवलप होते हैं पेट में। तो वो अल्सर डेवलप होने के बाद ग्रेजुअली वो उसमें छेद हो जाता है। उस अल्सर्स की वजह से वो इतने डीप हो जाते हैं तो उसकी वजह से छेद हो जाता है। तो वो छेद होने का, उसको हम हमारी लैंग्वेज में मेडिकल टर्म में परफोरेशन बोलते हैं। बाकी वो जनरल जो हम लोगों को समझाते हैं कि पेट में आपके छेद है और इसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप तक आए उससे पहले व्यक्ति को कोई ना कोई संकेत तो मिलता होगा कि मेरे पेट में अब ये समस्या है, ये आगे आकर छेद हो सकता है। हाँ। क्या क्या संकेत होते हैं जिसे वो आदमी शुरू में ही पकड़ ले? एक्चुअली ऐसा एकदम डिमार्केटेड संकेत तो कुछ नहीं होता। उसमें क्या है कि पेशेंट कंटिन्यू पेन कंप्लेन करता है। वो लाइक उसको ऐसा लगता है कि अपर एब्डोमेन जो पार्ट होता है उसके अंदर कि मुझे पेन हो रहा है। तो वो जनरली क्या होता है कि वहाँ पे PSC CHC लेवल पे वो जनरली जो लोग हैं वो उसको एक हमारी ड्रग्स आती हैं जैसे कि पेट में, जैसे एसिडिटी कंट्रोल के लिए, तो वो वाली ड्रग्स वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटासिड्स भी जिनको कहते हैं, तो वो उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। वो कंटिन्यू कि क्या हो सकता है कि आपके पेट में अल्सर्स हों, तो उसकी वजह से वो उनको वो प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। तो वो कंटिन्यू, कई बार वो क्या है कि इरेगुलरिटी भी रहती है लोगों की लेने में, तो वो कंटिन्यू पेन किलर्स जो ज़्यादा लेते हैं बेसिकली उनके वो इफ़ेक्ट, मतलब वो वैसे प्रेजेंट करते हैं कि पेट में छेद होके सडनली, एक्चुअली पेशेंट को बहुत ज़्यादा संकेत नहीं मिलते इसके, तो सडनली ही प्रेजेंट करता है कि उसके पेट में छेद हो गया। और अब वो प्रेजेंटेशन में उसकी सीवियर पेन एब्डोमेन होता है, तो कि वो उस टाइम पे घर पे कुछ भी, उसको कुछ चीज़ भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। चाहे आप कितने भी इंजेक्टेबल्स लगा दीजिए, कोई भी ड्रग्स लगा दीजिए, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो उसको ही हैव टू कम टू हॉस्पिटल। ये बताएं कि उसका हॉस्पिटल आने के बाद कैसे पता लगेगा? कुछ आप टेस्ट करवाएंगे कि छेद हो गए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसमें उसके आने के बाद जब वो पेशेंट आता है तो जो हमारा जो पार्ट होता है, जैसे डॉक्टर्स का जो पार्ट है, वो उसमें क्या है कि पेशेंट की एक तो हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है, तो हिस्ट्री से एक बार आइडिया हो जाता है हमें। और दूसरा हम उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेट में इमीडिएटली जो हमें जैसे कैसे कि पेट में छेद हो गया कैसे पता चलता है, वो बेसिकली हम उसका एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे में हमें पेट में छेद वो हमें दिखाई दे जाता है कि भाई इसके पेट में छेद हो गया है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ये बताएं डॉक्टर शर्मा कि जिस व्यक्ति के पेट में छेद आपको नज़र आ गए, क्या सर्जरी उसका उपाय है और क्या सर्जरी के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है पूरी तरह से? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसका इलाज केवल और केवल इमीडिएट सर्जरी का ही है। पहले तो हम उस पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट्स कई तरीके से आते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि पेट में छेद हो गया तो इमीडिएटली आ गए, तो वो उनकी प्रेजेंटेशन और उनका जो बाद का जो प्रोग्नोसिस, मतलब क्या उसका रहने वाला है बाद में, वो ज़्यादा अच्छा होता है,
क्योंकि उसमें क्या है कि वो इमिडिएटली आया पेशेंट, तो उसको उसके जो जो वाइटल्स जो जिनको हम बोलते हैं कि वो डिरेंज्ड हो जाते हैं, तो वो उसके थोड़े नहीं हो पाते होते हैं, तो इमीडिएटली सर्जरी हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इनफैक्ट उसमें भी जैसे कि कई पेशेंट्स में वो उसका डिरेंज्ड हो जाते हैं, वाइटल्स पूरे डिरेंज्ड हो जाते हैं, उसको भी पहले हीमोडायनेमिकली स्टेबल करते हैं, उसके बाद हम उसे ओटी में लेते हैं, तो भी उस पेशेंट्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। पर यह है कि ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली जल्दी से जल्दी, जितना भी आप जल्दी लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ हैं सर्जन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, पेट की सर्जरी का जिक्र हो रहा था। पेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें, एक तो हर व्यक्ति कभी न कभी, हो सकता है महीने में 2-3 बार भी औसतन पेट दर्द की शिकायतें तो करता है, और ख़ास तौर पर महिलाओं में माहवारी या उसके आसपास ये शिकायतें ज़्यादा रहती हैं। तो पेट दर्द तो एक आम सी चीज़ है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं कि पेट दर्द की आपको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, हालांकि लोग लेते हैं, अलग बात है। इन सब के अलावा पेट दर्द में और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सच में गंभीर हों और उसके बाद आप तक आना पड़े? यानी पेट दर्द की शिकायतें तो आम है, लेकिन इनमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सच में गंभीरता से लिया जाना चाहिए, या जिनके संकेत आम पेट दर्द में भी मिल सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले कि सबसे ज़्यादा जो सीवियरिटी वाला पेन एब्डोमन करके पेशेंट जो आता है, वो इन केसेस ऑफ परफोरेशंस ही आता है जनरली, जो सर्जन्स के पास इमरजेंसी में आएगा। बेसिकली वो परफोरेशन मतलब पेट में छेद हो जाना है। तो ये पेट में छेद हो जाने कई कारण से होते हैं, कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक तो आप ये जो एनाल्जेसिक ड्रग्स जो लोग लेते हैं उसकी वजह से पेट में दर्द, मतलब पेट में कंटिन्यू खाने से, और वो अल्सर्स होते हैं और फिर वो परफोरेशन हो जाता है। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कई ये कारण है कि जैसे कि पेशेंट को कंटिन्यू, जैसे आपने सुना होगा कि टाइफॉइड फीवर में भी क्या होता है कि वो कंटिन्यू टाइफॉइड फीवर जब ठीक नहीं होता, तो वो 3rd वीक अराउंड वो उसको पेट में, आंतों में, मतलब उसको भी हम जनरल पब्लिक में तो ऐसे ही बताना पड़ता है जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है कि आपके आंत में छेद हो गया है, तो उसके अंदर भी आंतों में स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन जिनको हम बोलते हैं कि इलियम भी कहते हैं, उसमें छेद हो जाता है। तो वो भी एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 3rd वीक में जब फीवर नहीं टूट रहा, तो टाइफॉइड फीवर, तो वो क्या होता है कि आंत में छेद कर देता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, मतलब तो उसमें छेद हो जाता है। तो वो भी एक, आप जो कह रहे हैं, एक इमरजेंसी कंडीशन है जो कि जिसमें पेशेंट को आना पड़ेगा। और सेकेंडली कि ये तो आपके हो गए कि जैसे कि पेशेंट एक घर में है और घर में उसको किस किस कारण से सीवियर पेन एब्डोमन हुआ और शी हैज़ टू कम टू द हॉस्पिटल, वो तो ये एक घर में रहते हुए पेशेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि अब दूसरी तरफ हम ऐसे लें कि इमरजेंसी में, जैसे कि आपका ट्रॉमा की वजह से भी पेशेंट को क्या होता है कि कई बार, जैसे जिसको हम बोलते हैं ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमन, उसके अंदर पेट इंजरीज होती हैं, तो पेट पे जैसे इंजरी हुई और ट्रॉमा यानी कोई दुर्घटना, हाँ दुर्घटना, या तो वो दुर्घटना की वजह से कि पेशेंट की, जो मैंने आपको बताया जैसे कि पेट में छेद होना, तो दुर्घटना की वजह से भी पेट में छेद हो सकता है कि इंटेस्टाइनल रप्चर, मतलब परफोरेशन हो गया है। और दुर्घटना की वजह से जो दूसरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है कि जैसे कि स्प्लीनिक इंजरीज हो जाना और लीवर इंजरीज। तो ये भी जो हमारी कंडीशंस हैं, ये भी एक तरीके से वो हमारी इमरजेंसी कंडीशंस हैं। इसमें भी जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं कि भाई पेन एब्डोमन जो है सीवियर कैसे लेके आता है, तो वो ये इमरजेंसी में भी इस तरीके से दुर्घटना की वजह से, एक तो स्प्लीनिक इंजरीज और एक लीवर इंजरीज, तो उसमें भी पेशेंट आता है और हमें उसको स्टेबलाइज करके और इमिडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है। डॉक्टर शर्मा, थोड़ा सा इन अप्राकृतिक कारणों की भी बात करें। दुर्घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है, और जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी, उसमें पेट पर कोई इंजरी हो सकती है। तो ये इंजरीज दुर्घटना में हो जाएं, ये कितनी गंभीर होती हैं और क्या इनका इलाज सर्जरी के ज़रिए हो पाता है? हाँ,
तो इसमें है कि गंभीरता के की बात करें तो गंभीरता में तो ऐसा है कि पेशेंट के की इंजरी पे डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर इंजरी उसको हुई है। जैसे आप कहें कि ज़्यादा सीवियरिटी वाली इंजरी हुई है तो वो कि पेशेंट का ब्लड लॉस कितना हुआ कि है ना, तो आपने देखा कि जैसे मान लो कि स्प्लीनिक इंजरी है और वो सीवियरिटी मतलब पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, जैसे कि उसके वाइटल्स जो होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको स्टेबलाइज करना, यदि वो स्टेबल नहीं है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है कि उसको देखना पड़ता है कि कितना ब्लड लॉस है, उस हिसाब से हमें उसे ब्लड प्लान करना पड़ता है। पहले ब्लड देते हैं, हम उसे थोड़ा स्टेबलाइज करते हैं, फिर हम वो उसको ऑपरेट करते हैं, तो उसके बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि हम स्प्लीनिक इंजरीज जैसे मान लो कि उसकी भी एक तरीके से ग्रेडिंग होती है। तो यदि आपका है कि वो 4th ग्रेड की इंजरी हो गई है, पूरे बाइसेक्टेड हो गया, तो वी हैव टू डू द सर्जरी कि उसमें फिर हम उसको सेव नहीं कर पाते हैं। स्प्लीन को जनरली कोशिश रहती है कि सेव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो जो आप जानना चाह रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन द इंजरी, तो वो इंजरी की सीवियरिटी ज़्यादा है तो वी हैव टू प्लान सर्जरी। लेकिन आपने टाइमली उसको ऑपरेट कर दिया जो स्टेबल करके पेशेंट को, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर शर्मा, थोड़ी सी जब पेट की सर्जरी की बात होती है तो एक सर्जरी सबसे आम है या कॉमन है जिसे हम अपेंडिक्स की सर्जरी कहते हैं, यानी बहुत बार बहुत सारे लोगों को दर्द होता है और उसके बाद उसको हटाया जाता है। ये बताएं कि अपेंडिक्स की सर्जरी क्या अनिवार्य होती है, इसको करवाई जाना चाहिए और इसके कितने बड़े संकेत किसी व्यक्ति को मिलते हैं? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेन एब्डोमेन से रिलेटेड। एक्चुअली क्या है कि जो अपेंडिक्स की समस्या है ये भी बड़ी कॉमन समस्या है पेट दर्द के लिए। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आपके पास पेन एब्डोमेन इन राइट लंबर रीजन, मतलब इलायक रीजन भी कहते हैं, वहाँ पे पेट दर्द की समस्या लेके हमारे पास प्रेजेंट करता है जनरली। तो वो क्या है, उसमें क्या है कि हम इसे इन्वेस्टिगेट कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हमने इसको सोनोग्राफी कराई, तो सोनोग्राफी कराने के बाद यदि उसके अंदर आपका अक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक अपेंडिसाइटिस के भी टाइप होते हैं, मतलब अपेंडिसाइटिस क्या है, एक तरीके से अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, जिसकी वजह से सीवियर पेन एब्डोमेन होता है पेशेंट को। तो वो सोनोग्राफी जब हमने कराई उसकी, और उस सोनोग्राफी में उसका अक्यूट अपेंडिसाइटिस आ गया, तो वी हैव टू प्लान सर्जरी इमिडिएटली। तो हमें उसमें इमिडिएटली सर्जरी प्लान कर लेनी चाहिए, तो उसको फिर हम इमरजेंसी में प्लान करते हैं। तो ये तो एक टाइप हुआ कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब एक दूसरा टाइप होता है जो कि क्रॉनिक, और जिसको सब अक्यूट अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। उसमें पेशेंट का क्या होता है कि वो रिकरेंट, मतलब बार बार पेशेंट पेन लेके आता है आपके पास, और उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो सबसाइड हो जाता है, फिर वो फिर पेन लेकर आता है, तो ऐसे इस तरीके से कंटिन्यू रहता है, इंटरमिटेंट पेन रहता है। तो वो सब अक्यूट जब कंडीशन रहती है तो उसके अंदर हम आपको उसमें हम ऐसे कि ना इमरजेंसी में ना प्लान करके उसको एक हम इलेक्टिव इमरजेंसी ओटी में भी प्लान कर सकते हैं। इलेक्टिव का मतलब होता है कि जो प्लान्ड ओटी होता है हमारा, तो वो सब अक्यूट या क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस आपका है पेशेंट के यदि आता है, तो उसको हम इलेक्टिव ओटी में प्लान कर सकते हैं। तो इसके अंदर यही है कि यही ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंडीशन कौन सी है अपेंडिक्स की, कि अक्यूट है या क्रॉनिक है या सब अक्यूट है। तो क्रॉनिक और सब अक्यूट को तो आप प्लान कर सकते हैं प्लान्ड वे में, और लेकिन अक्यूट को तो यू हैव टू प्लान इन इमरजेंसी ओटी। ये बताएं कि ये जो अपेंडिक्स की सूजन है, क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय है? हाँ जी, इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि बेसिकली अपेंडिक्स इज़ लाइक अ वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसमें आपका ये है कि इसके अंदर क्यों हो जाता है बेसिकली ये, क्योंकि इसमें क्या है कि एक मतलब छोटे एक तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक कुछ फिकोलिथ टाइप उसमें फंस जाता है। तो फंसने के बाद उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो वो अक्यूट अपेंडिसाइटिस की फॉर्म में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें इसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके नहीं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जैसे आपने अक्यूट अपेंडिसाइटिस आपने प्लान नहीं किया,
और आपने कि उसको कि हाँ ठीक है, कि वो पेशेंट भी एग्री नहीं हुआ आपसे कि मैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मेरे को नहीं करानी सर्जरी, तो हमें क्या है कि उसको रखना पड़ेगा, कि हमने उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिया, लेकिन वो कभी भी उसको उसमें भी मतलब एक तरीके से छेद हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि परफोरेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो परफोरेटेड अपेंडिक्स भी हो सकती है। तो इसमें ये है कि जब भी आपकी मतलब ये मैं आपको यही कहना चाहूँगी, सारे लोगों से मेरी यही अपील है कि यदि आपका लगता है आपकी सोनोग्राफी में आपका कहते हैं कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस है, तो उसको आप सर्जरी करा लें इमरजेंसी में, ताकि वो परफोरेट होने से बच सके। तो ये क्योंकि यदि आपने वो परफोरेट हो गई मान लीजिए, तो उसके अंदर पेशेंट को थोड़ा मतलब परफोरेशन का क्या मतलब होता है, परफोरेट होने का मतलब किसी भी ऑर्गन का छेद होना, तो एक तरीके से जनरल लैंग्वेज में जो हम कहते हैं कि भी पेट में जहर फैलना, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसको टाइम पे करा ले तो अच्छा है। और दूसरी बात कि ये तो अक्यूट की बात मैं आपको कह रही हूँ, इसमें तो आपको इमीडिएट सर्जरी कराना चाहिए। और सेकेंडली जो कि मैंने आपको बताया जैसे कि क्रॉनिक और सब अक्यूट भी होती है ये, तो उसके अंदर आप थोड़ा यू कैन वेट एंड वॉच कर सकते हैं, कि ताकि वो थोड़ा टाइम आप स्टेबल हो जाएं, तो कि लगता है तो आप प्लान्ड वे में करा लें उसे, तो उसको कराने में ही आपका मतलब फ़ायदा रहता है जनरली। ये रेडियो लेक सिटी प्रोग्राम है फिट उदयपुर, मेहमान है सर्जन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, थोड़ी सी बातें महिलाओं की करते हैं। महिलाओं के गर्भाशय में ख़ास तौर पे फाइब्रॉइड या इस किस्म की समस्याएं, ये माना जाता है कि भारत में हर दूसरी महिला को है या तीसरी महिला को, बहुत आम समस्या है। और उसके साथ साथ समस्या ये होती है कि कुछ महिलाओं में ये गांठ कई दफ़े बढ़ भी जाती है, और ये होता है कि अब इसकी सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय है। और उसके साथ बहुत सारी महिलाओं को उसके बाद यूटेरस भी अपना निकलवाना पड़ता है। और उसके साथ एक समस्या ये आती है कि यूटेरस किसी महिला का निकाला जा रहा है, तो उसके बाद वो कहती हैं कि बाद में वो गिरती भी है तो उनको बोन इंजरी हो जाती है, यानी उनको दूसरी सारी हार्मोनल समस्याएं हो जाती हैं। तो बताएं कि ये फाइब्रॉइड और उससे जुड़ी ये समस्या है और इसकी सर्जरी, ये क्या चीज़ है और इसका क्या सॉल्यूशन है? एक्चुअली ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअली आई एम ए जनरल सर्जन, तो वैसे तो हमारे अंडर ये चीज़ें ये नहीं आती, ये बेसिकली इसको गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन जो होते हैं वो डील करते हैं। पर आपने अब क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका भी आपको जवाब दूंगी जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। तो इसके अंदर जनरली क्या रहता है कि जब भी पेशेंट के यूट्रस में गांठ सोनोग्राफी में ही डिटेक्ट होती है, और पेशेंट जो कंप्लेन जनरली लेकर आता है वो होता है कि उसको जो मिनिस्ट्रल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है, मतलब उसके अंदर उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो इरेगुलरिटी और ब्लीडिंग की वजह से वो डॉक्टर के पास आता है और वो सोनोग्राफी कराता है, तो उसके अंदर उसकी वो फाइब्रॉइड जो भी यूट्रस में गांठ जो आप जानते हैं वो डायग्नोज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि इसमें कि सर्जरी का स्टेटस भी, कि जैसे आपने देखा कि यदि पेशेंट की एज बहुत कम है, लाइक वो 30 इयर्स की है, तो उसके अंदर आपको क्या है कि उसमें को यदि यूट्रस और वो फाइब्रॉइड के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो और पेशेंट की एज बहुत कम है 30 इयर्स अराउंड, और लेकिन पेशेंट की जो है कि जो गांठ का साइज़ है वो भी थोड़ा कम है, तो उसमें आप एक बार हार्मोनल ट्रीटमेंट देके इसे थोड़ा सबसाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि पेशेंट वो सब आप देने के बावजूद भी पेशेंट का इरेगुलरिटी बनी रहती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि उसके इन फ्यूचर जैसे कि वो एनीमिक हो जाती है। एनीमिक का मतलब कि उसके खून की कमी हो जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है। तो इस वजह से कई बार कम एज में भी मतलब जिसको ये लोग बोलते हैं कि DUB मतलब फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, वो होने से उसको एनीमिक हो जाएगी, वो पेशेंट हो जाती है, तो उस कई बार कम एज में भी ये आपको करना पड़ जाता है उसका यूट्रस रिमूवल। तो वो यूट्रस रिमूवल उस टाइम में जब हम करते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट, उसके अंदर क्या रहता है जनरली कि हम उसकी जो ओवरीज होती हैं उसको प्रिजर्व करते हैं,
क्यों करते हैं? जो आपने जैसे कि बोला कि पेशेंट जो कंप्लेन करती हैं कि मैंने यूट्रस रिमूव करा दिया तो मेरे को बोनी इंजरीज हो गई, वो प्रोन होती हैं, वो बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर क्या होता है कि यदि आपने उसकी ओवरीज प्रिजर्व नहीं करी और वो हार्मोनल जो उससे रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन, और वो यदि हमने सेव करके नहीं रखा तो उससे क्या होता है कि वो उसके बोन्स में बहुत उसकी वजह से, हार्मोन की कमी की वजह से बोन में कमजोरी आ जाती है। तो वो कमजोरी आने से उसको बोनी पेन रहने लग जाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप बिफोर 35 या 40 यदि आप सर्जरी करवा रहे हैं और आपको करवानी पड़ रही है सर्जरी, यूट्रस रिमूवल कराना पड़ रहा है, तो वो उसमें हम उसकी ओवरीज को सेव रखें, ताकि जो ये हार्मोनल जो समस्याएं उसको फेस करनी पड़ेंगी वो कम करनी, मतलब ना के बराबरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ओवरीज तो सेव कर दी है। तो जो हार्मोनल प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, इसलिए उसमें। और लेकिन यदि आपने पेशेंट, वही सेकंड पेशेंट की जिसका मोर देन 40 एज है और उसको बहुत ज़्यादा यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब ये ब्लीडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड, तो उसके अंदर तो पूरा ही हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इट्स अराउंड मेनोपोजल एज है, मेनोपोजल एज आने वाली है जैसे कि। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट जनरली आफ्टर 45-40 ये इसको पूरा रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें इसको प्लान करना पड़ता है। ये रेडियो लेक्सिटी है, मेहमान है सर्जन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, प्रोग्राम है फिट उदयपुर। डॉक्टर मीनाक्षी, जाते जाते उदयपुर के तमाम लोगों को बतौर सर्जन क्या सलाह देंगी? मैं उदयपुर के तमाम लोगों को बतौर सर्जन यही सलाह दूंगी कि अपना ख्याल रखिए। इस कोविड एरा में बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये जो हमने वैसे तो सभी लोगों के लिए बहुत हार्ड टाइम रहा, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत नज़दीकी से फेस किया है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि ये सब लोगों से मेरी अपील है कि इस कोविड एरा में वो टाइम में अपना स्पेशल ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क प्रॉपर मास्क लगाएं। तो मेरी तो यही अपील है, क्योंकि ताकि सब लोग पूरा, स्पेशली हमारा पूरा उदयपुर और भारत स्वस्थ रहे। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, आपका हृदय से आभार।